चलिए, आपके 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, उन 2-3 क्वेश्चंस को कर लेते हैं और फिर मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट बनवा देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अगर इफिशियंसी की बात की जाए कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में किसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है। व्हाट इज द इफिशियंसी? पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी? सभी बोल रहे हैं पेट्रोल, जो कि गलत आंसर है। ये बताइए, अगर पेट्रोल की जो है, पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी ज्यादा होती तो जितने भी बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं वो पेट्रोल के बनाए जाते हैं। जैसे रेलगाड़ी होती है, ठीक है, रेलगाड़ी का जो इंजन होता है वो डीजल इंजन होता है, ना कि पेट्रोल इंजन होता है। उसी तरह अगर मैं ट्रक की बात करूं, ट्रक का जो इंजन होता है वो आपका पेट्रोल में से नहीं चलता है, डीजल से चलता है। तो आप देखेंगे जितने भी आपके जो है भारी या फिर हैवी व्हीकल्स होते हैं उनको जनरली हम डीजल इंजन द्वारा क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, ना कि पेट्रोल इंजन द्वारा, ठीक है। तो जनरली जो है, अगर बात की जाए कि पेट्रोल इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो कम होती है, ठीक है। किसके कंपेयर में? दैट इज नथिंग बट द आपका जो है दैट इज डीजल इंजन के कंपेयर में। और जनरली मैं थर्मल इफिशियंसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। थर्मल इफिशियंसी जो आपका 1 लीटर, अगर मैं डीजल इंजन में जो है डीजल डालूंगा वहीं 1 लीटर पेट्रोल डालूंगा, तो जो आपका थर्मल इफिशियंसी होगी, मतलब जो हीट जनरेट होगी, ठीक है, हीट जनरेट होगी वो डीजल इंजन में ज्यादा होगी और आपके पेट्रोल इंजन में क्या होगी, कम होगी। और अगर हीट ज्यादा जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली आउटपुट भी आपका क्या होने वाला है, ज्यादा प्रोवाइड होने वाला है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी ज्यादा होती तो ज्यादातर हम पेट्रोल इंजन ही यूज करते, ठीक है। पेट्रोल इंजन की आप देखेंगे कई सारे और एडवांटेज हैं, जैसे उसका जो है आप देखेंगे कि माइलेज बहुत फास्ट होता है, ठीक है। पेट्रोल गाड़ी जो होती है बहुत तेज स्पीड पकड़ लेती है, ठीक है। तो ये सब कई एडवांटेज है जिस वजह से कार वार जो होती है, लोग पेट्रोल कार जो है लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली अगर इफिशियंसी की बात की जाए तो आपका जो है जो डीजल इंजन होता है दैट इज ए मोर इफिशियंट इंजन एज कंपेयर टू पेट्रोल। डीजल इंजन में कई सारे डिसएडवांटेज होते हैं, उसका मेंटेनेंस आपका बहुत ज्यादा होता है, आपका पेट्रोल इंजन का मेंटेनेंस बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। आप देखेंगे इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं मेंटेनेंस प्रॉब्लम, ठीक है। मेंटेनेंस प्रॉब्लम की अगर आप एक डीजल की कार लें, पेट्रोल की कार लें, आप दोनों को एक एक महीना खड़ा रखने दें, तो जो डीजल वाली कार होगी उसमें हो सकता है स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आने लगे, लेकिन आपका जो पेट्रोल कार होगी उसमें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो मेंटेनेंस का जो है आपका प्रॉब्लम बहुत रहता है डीजल इंजन में। दूसरा माइलेज, अगर स्पीड की बात की जाए कि अगर पेट्रोल इंजन आपका 10 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेगा, लेकिन डीजल गाड़ी 10 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड को नहीं पकड़ पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इफिशियंसी की बात की जाए तो डीजल इंजन की इफिशियंसी आपके पेट्रोल इंजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए जितने भी बड़े व्हीकल्स होते हैं वो आपके पेट्रोल इंजन से नहीं बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, डीजल इंजन से, बिकॉज इफिशियंसी इज मोर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे। Now you can be write down the next question. The thermal efficiency, the thermal efficiency, the thermal efficiency of a diesel engine, the thermal efficiency of diesel engine in comparison, in comparison to that of petrol engine is option number A, that is lower. Option number B, this is higher. Option number C, that is same. And option number D, may be lower.
मे बी लोअर। तो हमेशा याद रखिएगा, जो डीजल इंजन की आप जो है इफिशियंसी को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, पेट्रोल इंजन की, तो डीजल इंजन की जो इफिशियंसी होगी वो आपकी हमेशा पेट्रोल इंजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, पेट्रोल इंजन के अपने अलग एडवांटेज हैं, डीजल इंजन के अपने अलग एडवांटेज, लेकिन अगर इफिशियंसी में कंपेयर करें तो पेट्रोल इंजन से डीजल इंजन की इफिशियंसी ज्यादा होती है। पेट्रोल इंजन में मेंटेनेंस कम होगा, आपका माइलेज या फिर जो है जो पिकअप की जो है प्रॉब्लम है वो नहीं होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे, आप देखेंगे जैसे जो मैंने आपको पावर प्लांट बनाया था, डीजल पावर प्लांट, मैंने बताया था कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। डीजल पावर प्लांट आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। उसको स्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हैं बेटा, बैटरी, मैंने बताया था क्या लगाते हैं, बैटरी और मोटर यूज करते हैं। लेकिन छोटे पावर प्लांट जैसे आपका कार हो गया, ठीक है, उसके बाद ट्रक हो गया, वहां पर जनरली हम क्या करते हैं, बैटरी का यूज करके आपके डीजल इंजन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो बड़े डीजल पावर प्लांट होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, कंप्रेशर को यूज करते हैं, दैट इज कंप्रेस्ड एयर को, कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से, कंप्रेस्ड एयर मतलब हाई प्रेशर एयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, आपके डीजल पावर प्लांट को या फिर डीजल इंजन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। छोटे पावर प्लांट में, छोटे पावर प्लांट में बैटरी की हेल्प से, ठीक है, बैटरी की हेल्प से क्या किया जाता है, आपके डीजल इंजन को क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जो बड़े पावर प्लांट होंगे उसमें हम क्या करेंगे, कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, डीजल इंजन को स्टार्ट करते हैं। लिखिए जरा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, हाई आउटपुट, हाई आउटपुट डीजल इंजन मतलब बड़े डीजल इंजन के बारे में, हाई आउटपुट डीजल इंजन आर स्टार्टेड बाई, आर स्टार्टेड बाई, ऑप्शन नंबर ए सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर, ऑप्शन नंबर बी बैटरीज, ऑप्शन नंबर सी क्रैंकिंग, और ऑप्शन नंबर डी है दैट इज कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर। तो जनरली हाई आउटपुट या फिर बड़े डीजल इंजन जो होते हैं उनको जनरली आपका जो है कंप्रेस्ड एयर द्वारा क्या किया जाता है, रोटेट कराया जाता है। ठीक है, और जो छोटे आउटपुट के डीजल इंजन होते हैं उनको जनरली हम बैटरी की हेल्प से क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं, उससे आपका क्या होता है, आपका जो है थोड़ी देर रन कर जाता है, बैटरी की हेल्प से हम उसको क्या कराते थे बेटा, आपका स्टार्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कंप्रेस्ड एयर, दिस इज द कंप्रेस्ड एयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, द लुब्रिकेंट lubrication cost, lubrication cost in the diesel power plant is,
डीजल पावर प्लांट में जो लुब्रिकेशन की जो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए हाई होती है, ऑप्शन नंबर बी मॉडरेट होती है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज लो होती है, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। बताओ जरा लुब्रिकेशन की कॉस्ट क्या किस रेंज पे आई? मोस्ट ऑफ द लोग बोल रहे हैं हाई और कुछ लोग बोल रहे हैं मॉडरेट। जनरली आप देखेंगे जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हैं, डीजल इंजन में सर्विसिंग कराने जाते हैं, तो आप देखेंगे मान लीजिए 600 रुपए या 700 रुपए की आपकी सर्विस चाह हुई, उसमें से 50% जो पैसा होता है वो मोबियाइल का होता है, ठीक है, दैट इज 50%। आपका 300 या फिर आप और अच्छा डलवाएंगे 400 रुपए की आसपास होता है। तो जो लुब्रिकेशन हम यूज करते हैं, मोबियाइल जिसको हम बोलते हैं, दैट इज वेरी वेरी नॉट ए चीप थिंग या फिर मॉडरेट थिंग नहीं है। उसकी जो कॉस्ट होती है वो अच्छी खासी हाई कॉस्ट होती है, ठीक है। तो जनरली डीजल पावर प्लांट में जो लुब्रिकेशन की जो कॉस्ट आती है वो हाई आती है। अगर मान लीजिए आप जो है 700 रुपए का जो है पूरा मेंटेनेंस करवा रहे हैं, उसमें से 400 रुपए की आपकी कॉस्टिंग आ रही है लुब्रिकेशन की या फिर मोबियाइल की, तो दैट इज ए हाई कॉस्ट, नॉट ए मॉडरेट कॉस्ट। 50% से ज्यादा कॉस्टिंग आपकी लुब्रिकेशन की आती है। तो करेक्ट आंसर है कि जो लुब्रिकेशन की जो कॉस्ट होती है डीजल पावर प्लांट में, वो किस रेंज पे होती है? हाई रेंज पे होती है, ठीक है। तो डीजल पावर प्लांट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सीट के थ्रू भेज दूंगा, ठीक है, उनको कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग एक कंपैरिजन चार्ट बना रहे हैं। इससे आपके कई सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंपेयर करके, जो आप बोलते हैं कि कंपेयर करा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है कंपैरिजन चार्ट बनाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इतने में बन नहीं पाएगा मुझसे, तो मैं दूसरा जो है ऐप जो है यूज करता हूं, ठीक है। लिख लिया? चलिए लिखिए जरा कंपैरिजन चार्ट। कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट को मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है।
तो मुझे 6 पार्ट करने हैं क्योंकि 5 सर किस चीज की लिमिटेशन पूछता है बेटा? डिस्कस तो कर रहे हैं, लैंडस्केप मोड में करिए, 6 पार्ट करने हैं आपको, ठीक है। पहला होगा पैरामीटर, पहला होगा पैरामीटर, पैरामीटर। नेक्स्ट होगा थर्मल पावर प्लांट, नेक्स्ट होगा हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेक्स्ट होगा आपके पास गैस पावर प्लांट, और नेक्स्ट होगा मेरे पास डीजल पावर प्लांट, ठीक है। ठीक है, चलिए पहले पैरामीटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर, पहला पैरामीटर है दैट इज इफिशिएंसी। फर्स्ट पैरामीटर इज नथिंग बट द इफिशिएंसी। ठीक है, पहला पैरामीटर होगा आपका इफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ इफिशिएंसी, ब्रैकेट में लिख लेता हूं, नीटा रिप्रेजेंट कर रहा है इफिशिएंसी। परसेंटेज ऑफ इफिशिएंसी, ठीक है। तो आप देखेंगे थर्मल पावर प्लांट की मैंने आपको इफिशिएंसी बताई थी। चलिए, थर्मल पावर प्लांट की मैंने आपको इफिशिएंसी बताई थी। थर्मल पावर प्लांट की इफिशिएंसी होती है बेटा 35% से लेके 40% के बीच में। थर्मल पावर प्लांट की जो इफिशिएंसी होती है वो 35% से लेके 40% तक। हाइड्रो पावर प्लांट की इफिशिएंसी कितने से कितने होती है, क्या लिखाई थी मैंने आपको, बताएंगे क्या आप मुझे? हाइड्रो पावर प्लांट की इफिशिएंसी मैंने कितनी लिखाई थी आपको? 80 से 90%, बिल्कुल सही। 80% से लेके
90% के आसपास इसकी इफिशियंसी होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो इफिशियंसी है वो कितनी लिखाई थी मैंने आपको? न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफिशियंसी, न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफिशियंसी 25 से 30 नहीं लिखाई मैंने आपको। कुछ भी इरफान बता रहे हो। न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफिशियंसी शायद मैंने आपको लिखाई ही नहीं। लिखाई है? चेक करो। नहीं लिखाई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो इफिशियंसी होती है वो लगभग 40% से लेके 45% के आसपास होती है। थर्मल से ज्यादा होती है। 40% से लेके 45% के आसपास होती है। ठीक है, 40 से 45% के आसपास होती है। डीजल पावर प्लांट की इफिशियंसी मैंने आपको, दैट इज गैस पावर प्लांट की इफिशियंसी मैंने आपको लिखाई है। कितनी लिखाई है? गैस पावर प्लांट की इफिशियंसी मैंने आपको कितनी लिखाई है बताएं बेटा? गैस पावर प्लांट की इफिशियंसी कितनी लिखे? 25 से 30 लिखाई है। ठीक है, दिस इज 25% से लेके 30% होती है। और गैस डीजल पावर प्लांट की इफिशियंसी आपकी 35 से 40% के आसपास होती है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देखें तो ये इफिशियंसी है। अब पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इफिशियंसी किस पावर प्लांट की होती है? पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे दैट इज आपका है हाइड्रो पावर प्लांट की इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। इसको याद रखिएगा, हाइड्रो पावर प्लांट की इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। ये नंबर 1 पे है। सेकेंड नंबर पे इफिशियंसी किस प्लांट की ज्यादा होती है? हेलो, सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी होती है? सेकेंड नंबर पे होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो मैं नंबरिंग कर देता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर है। 1 नंबर पे इफिशियंसी है आपकी अच्छा 30 से 35 लिखा है क्या कॉपी में? तो सही कर लो उसको। कॉपी में 30 से 35 लिखाया है, चेक करो जरा। 30% से लेके 35% के आसपास लिखा है। अगर कॉपी में मैंने इसको लिखा है तो उसको जाके करेक्ट कर लो बेटा। अगर कॉपी में मैंने आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफिशियंसी आपको लिखा दी है 30 से 35%, तो आप उसको जाके करेक्ट कर लें। न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफिशियंसी जाके आप लिख लीजिए, दैट इज 40 से 45%। न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफिशियंसी 40 से 45% कर लें। न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफिशियंसी आप 40 से 45% कर ले जाके। कर लिया? नहीं तो नोट करके लिख लो उसको। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आपकी इफिशियंसी होती है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की होती है सेकंड नंबर पे। अब बात देखो फंस जाएगी आपकी जो है 2 प्लांट पे, आपकी फंस जाएगी दैट इज डीजल पावर प्लांट और दैट इज थर्मल पावर प्लांट में इफिशियंसी किसकी ज्यादा होती है? ठीक है, 2 चीजें हैं, थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी की रेंज भी वही लिखाई है, डीजल पावर प्लांट की इफिशियंसी की रेंज यही लिखाई है। ठीक है, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे कि अगर मैं इन 2 पावर प्लांट में बात करूं, थर्मल पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट की रेंज वही है,
कि इसकी भी इफिशियंसी 35 से 40% होगी और इसकी भी इफिशियंसी 35 से 40% होगी। लेकिन अगर बात करेंगे तो डीजल पावर प्लांट की इफिशियंसी आपके थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए 36% है तो ये हो सकता है 37% के आसपास हो। ठीक है, दोनों की रेंज बराबर है कि इसी के बीच में आएगी, दोनों की इफिशियंसी 35 से 40% के बीच में आएगी, इसकी भी 35 से 40% के बीच में आने वाली है। लेकिन जब मैं एग्जैक्ट अगर कंपेयर करूंगा तो डीजल पावर प्लांट की जो इफिशियंसी होती है वो आपके दैट इज थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी से थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो 3 नंबर पे लिख लीजिएगा डीजल पावर प्लांट। ठीक है, चौथे नंबर पे इफिशियंसी किसकी होती है, दैट इज थर्मल पावर प्लांट। और सबसे कम इफिशियंसी किस प्लांट की होती है, गैस पावर प्लांट। ये एग्जामिनेशन में पूछेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और जो मैं लिखा रहा हूं वही करेक्ट है। ठीक है, उसी से आपको नंबर मिलने वाला है। यहां मैं लिख देता हूं, ऑर्डर लिख देता हूं, इफिशियंसी का ऑर्डर। इफिशियंसी का अगर मैं ऑर्डर बात करूं, सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी है, सबसे ज्यादा इफिशियंसी, सबसे ज्यादा इफिशियंसी है हाइड्रो की। फिर उसके बाद दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट से के बाद किसकी इफिशियंसी आती है, डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट के बाद किसकी होती है, थर्मल पावर प्लांट की। और सबसे कम इफिशियंसी होती है दैट इज गैस पावर प्लांट। ठीक है, नाउ दिस इज द डिफरेंस। पहला पॉइंट आपका कंप्लीट होता है इफिशियंसी के बारे में। और जनरली क्वेश्चन आपको जो है इसी ऑर्डर में पूछेगा। हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन पूछे उसमें आपका हाइड्रो पावर प्लांट ना हो, तो हाइड्रो पावर प्लांट के बाद सबसे ज्यादा इफिशियंसी होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाद डीजल पावर प्लांट की, डीजल पावर प्लांट के बाद थर्मल पावर प्लांट की, सबसे कम इफिशियंसी होती है आपके गैस पावर प्लांट की। मैंने नंबरिंग लिख दी है, याद रखिएगा। जो आप कह रहे थे कि कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको कंपैरिजन चार्ट बनवा रहा हूं इसीलिए। दूसरा पैरामीटर है बेटा दैट इज नथिंग बट द वर्किंग प्रिंसिपल। किस पावर प्लांट में किस प्रिंसिपल द्वारा आपकी पावर जनरेट होती है। सेकेंड पैरामीटर लिखिए दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल, ये मुझे बताएं कि थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट किस प्रिंसिपल पे आधारित है, रैंकाइन साइकिल के प्रिंसिपल पे क्या है, आधारित है। इसमें क्या होता है, जो कोल की केमिकल एनर्जी होती है सबसे पहले कंबस्शन प्रोसेस द्वारा किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर हम क्या करते हैं, वाटर की हेल्प से इस हीट एनर्जी को स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर आपका ये स्टीम एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और बाद में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो पहला पॉइंट लिख लिया तो मैं ऊपर कर दूं। फर्स्ट पॉइंट ओके है ना, चलिए। चलिए ना, वर्किंग प्रिंसिपल में लिखिए जो थर्मल पावर प्लांट होता है इट इज बेस्ड ऑन द रैंकाइन साइकिल प्रिंसिपल। रैंकाइन साइकिल, या फिर लिखिए इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैंकाइन साइकिल। इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैंकाइन साइकिल।
ठीक है, रैंकाइन साइकिल के प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, वर्क करता है। और इसमें क्या होता है, आपके पास कोल के पास केमिकल एनर्जी होती है। जो कोल होता है, कोल कोल के पास कौन सी एनर्जी होती है बेटा, केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, कोल की केमिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, और कंबशन प्रोसेस की हेल्प से जो कोल की केमिकल एनर्जी होती है किसमें कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर वाटर की हेल्प से इस हीट एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर फिर उसके बाद हम टरबाइन की हेल्प से इस स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द प्रिंसिपल। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में इस तरह से आपका जो है कन्वर्जन होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में बात करेंगे तो हम हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है, सबसे पहले पेरिस्टॉक की हेल्प से उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट में अगर मैं लिखना चाहूं तो वाटर के पास कौन सी एनर्जी होती है, वाटर जब रिजर्वायर में होता है, वाटर हैज पोटेंशियल एनर्जी, वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। पेनिस्टॉक की हेल्प से हम इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। टरबाइन इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द एनर्जी कन्वर्जन इन द हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे क्या होता है, बेस्ड होता है, नाभिकीय विखंडन कराते हैं। और क्या होता है कि जनरली आपका जो है, जब आप न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कराएंगे तो मास में कुछ कमी आ जाती है। वो मास में कमी आपको किस फॉर्म में दिखती है, हीट फॉर्म पे दिखती है। वो हीट एनर्जी आपका स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट होती है, स्टीम एनर्जी आपका टरबाइन की हेल्प से आपका मैकेनिकल एनर्जी, और बाद में मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट is based on the nuclear fission reaction। नाभिकीय विखंडन रिएक्शन पे क्या है, आधारित है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में नाभिकीय विखंडन कराते हैं, और नाभिकीय विखंडन की वजह से कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है, मास डिफेक्ट। क्या लिख रहा हूं, ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन मास डिफेक्ट इज ऑकर, मास डिफेक्ट इज ऑकर। और ये जो मास में डिफेक्ट होता है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वाटर से हम इसी हीट एनर्जी को स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं,
और फिर टरबाइन इस स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और बाद में ये मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की वजह से मास डिफेक्ट होता है, मास डिफेक्ट की वजह से हीट एनर्जी आती है, स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर स्टीम एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी और बाद में ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। हो गया? होता जाए तो मुझे बताते जाइए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, जो गैस पावर प्लांट होता है वो किस साइकिल के प्रिंसिपल पे वर्क करता है? गैस पावर प्लांट आपका ब्रेटन साइकिल के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। गैस पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन द ब्रेटन साइकिल प्रिंसिपल। गैस पावर प्लांट आपका ब्रेटन साइकिल के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। तो लिख रहा हूं बेटा, इट इज गैस पावर प्लांट में लिखिए, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। और डीजल पावर प्लांट क्या होता है? डीजल साइकिल बोल सकते हैं। डीजल इंजन में डीजल की जो केमिकल एनर्जी वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो डीजल इंजन इज वर्किंग ऑन द डीजल साइकिल। डीजल पावर प्लांट is working on the diesel cycle प्रिंसिपल। ठीक है, डीजल साइकिल प्रिंसिपल में क्या होता है, डीजल के पास कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। डीजल के पास कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। इस डीजल की केमिकल एनर्जी को हम लोग किसकी हेल्प से बेटा, डीजल इंजन की हेल्प से किसमें कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी में। दैट इज डीजल की केमिकल एनर्जी पहले कन्वर्ट होती है, डीजल इंजन की हेल्प से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये हीट एनर्जी आपका फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। हाँ, अगर आपका जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में साइकिल पूछता है तो वहां भी आप बोल सकते हैं कि रैंकाइन साइकिल के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज आल्सो बेस्ड ऑन द रैंकाइन साइकिल प्रिंसिपल। कई सारे कंपोनेंट है। तो यहाँ पर आपके पास दो कंपोनेंट है। अब हम इनिशियल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं कि किस पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, किस पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट कम होती है।
चल, हो गया। चल, तो दूसरा पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया, दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट, दैट इज इनिशियल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। इनिशियल कॉस्ट या फिर इसी को बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट, किस पावर प्लांट की कैपिटल कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे सबसे ज्यादा कैपिटल कॉस्ट लगती है हाइड्रो पावर प्लांट में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एरिया का रिक्वायरमेंट होता है, ऊपर से आपको डैम बनाना होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कॉस्टली इनिशियल कॉस्ट जो होती है सबसे ज्यादा लगती है हाइड्रो पावर प्लांट में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्टर से अगर अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकल गए तो दिक्कत होने वाली है, तो जनरली बहुत ही कॉस्टली आपके चैम्बर होता है, ठीक है। That is a very very costly chamber will be there. Main component of the nuclear power plant is nuclear reactor, और सेफ्टी पर्पज से इसमें भी बहुत मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारें होती हैं, ठीक है। और अच्छा खासा चैम्बर होता है, ठीक है। एरिया तो आप नहीं बोल सकते, एरिया वाइज आपका थर्मल पावर प्लांट बड़ा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, एरिया वाइज। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना होता है, जिसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा पड़ती है। तो सेकंड नंबर पे अगर देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट के बाद सेकंड नंबर पे जो कॉस्टली प्लांट होता है वो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद आपके पास थर्मल पावर प्लांट, इसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं। और गैस पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट लगभग आपके जो है रेंज इनकी आसपास ही होती है, लोअर रेंज पे होते हैं, ठीक है। इनमें कंपैरिजन नहीं कर सकता नॉर्मली, आपके ये दोनों लगभग बराबर कॉस्टली ही पड़ते हैं, ठीक है। तो हम लिख रहा हूं, इनिशियल कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। इनिशियल कॉस्टिंग, ठीक है। इनिशियल कॉस्टिंग में अगर मैं बात करूंगा, सबसे आपका हाईएस्ट, सबसे ज्यादा इनिशियल कॉस्ट कहां लगती है? हाइड्रो पावर प्लांट में, दैट इज हाईएस्ट, हाईएस्ट इनिशियल कॉस्ट, बिकॉज आपको डैम बनाने में आपको जो है स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और काफी ज्यादा डैम करेगा, जो एरिया रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका कॉस्टली कौन होता है? न्यूक्लियर होता है, हाइयर लिखा है। फिर उसके बाद थर्मल पावर प्लांट का आपका कॉस्टिंग आता है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट आपके ज्यादा होते हैं। और आपके डीजल और गैस पावर प्लांट लगभग बराबर इसमें इनिशियल कॉस्टिंग लगती है, ठीक है। तो जनरली आपके एग्जामिनेशन में इन तीन से पूछेगा, इनिशियल कॉस्टिंग में कि किसकी कॉस्ट ज्यादा है, किसकी कॉस्ट कम है। एरिया वाइज अगर देखा जाएगा तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा इसको एरिया का रिक्वायरमेंट होता है, फिर आपके पास थर्मल को, और फिर उसके बाद दैट इज द न्यूक्लियर को। बट यहाँ पर रिएक्टर की जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा मैटर कर जाती है, जिसकी वजह से इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। नंबर 4 पे बात करते हैं, दैट इज रनिंग कॉस्ट। नाउ इनिशियल कॉस्ट मतलब समझ गए ना, प्लांट को बनाते समय जो कॉस्ट लगती है। इनिशियल कॉस्ट में लिख देता हूं, इनिशियल कॉस्ट का मतलब है प्लांट को बनाते समय जो कॉस्ट लग रही है। इनिशियल को कॉस्ट का मतलब है पावर प्लांट को बनाने में जो कॉस्ट इनिशियल लगती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि लैंड की कॉस्ट भी शामिल है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी आपकी क्या है?
शामिल है। जब मैं आपको बता रहा था शुरुआत में, तो आपकी जो है, जो इनिशियल कॉस्ट होती है, इनिशियल कॉस्ट में आपकी लैंड की कॉस्ट भी आती है, उसके बाद आपके पास दैट इज कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी आती है, और एक टाइम पे जो आप जनरेटिंग यूनिट लगाते हैं उसकी कॉस्ट भी आती है। जनरेटिंग यूनिट की कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट प्लस लैंड की कॉस्ट, तीनों कॉस्ट को मिला देंगे तो आपकी इनिशियल कॉस्ट आती है। मैं लिख भी देता हूं, इनिशियल कॉस्ट का मतलब है, इनिशियल कॉस्ट का मतलब है कौन कौन सी कॉस्ट शामिल है बेटा, दैट इज लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और पावर जनरेटिंग यूनिट। आप टरबाइन वरबाइन तो लगाएंगे ना, पावर जनरेटिंग यूनिट की कॉस्ट शामिल है। नौ चौथे नंबर पे बात करते हैं किस पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट कितनी होती है। रनिंग कॉस्ट को आप बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेट होते समय जो कॉस्ट आती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब प्लांट चल रहा होता है तब जो कॉस्ट आती है, इसमें कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है। एक तो फ्यूल की कॉस्ट इंक्लूड होती है, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, सैलरी भी, आपके जो मैनेजमेंट या फिर वर्कर होते हैं उनकी सैलरी और वेजेस की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। तो ये बताओ, जनरली जो है रनिंग कॉस्ट में कॉस्ट किसकी होती है, फ्यूल की कॉस्ट होती है, फ्यूल की। मैंने बताया रनिंग कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आएंगे, मैं लिख देता हूं। रनिंग कॉस्ट जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट में फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी शामिल होती है, ठीक है, प्लस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस सैलरी एंड वेजेस। ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बताओ, अच्छा इन सब में सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी होती है, जनरली फ्यूल की कॉस्ट आपकी सबसे ज्यादा होती है। तो फ्यूल की कॉस्ट से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये बताओ हाइड्रो पावर प्लांट में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, आप वाटर यूज करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो सबसे कम रनिंग कॉस्ट किसकी आती है, आपकी हाइड्रो पावर प्लांट की। तो हाइड्रो पावर प्लांट में पहले लिख लेते हैं दैट इज नील, ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं। चलो यहां पर ये बताओ, अब रनिंग कॉस्ट मतलब आपकी जनरली फ्यूल की कॉस्ट है, फ्यूल कंपेयर करते हैं, ठीक है। पहले तो डीजल और गैस में कंपेयर करते हैं। ये बताओ डीजल हो गया, गैस हो गया और कोल हो गया, इसमें सबसे महंगा कौन आएगा, डीजल आएगा, डीजल, फिर उसके बाद गैस आएगी और फिर उसके बाद कोल आएगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी आपके डीजल पावर प्लांट की, उसके बाद गैस पावर प्लांट की। तो इन लोग को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। गैस पावर प्लांट दैट इज डीजल पावर प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है, फिर गैस पावर प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट उससे कम होती है। अब यहां पर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट और आपके पास कौन सा प्लांट आया, दैट इज थर्मल पावर प्लांट। इसमें से किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये बताओ, आप देखेंगे जनरली फ्यूल की कॉस्ट की बात करते हैं, 1 kg यूरेनियम जो होता है, 1 kg जो यूरेनियम होता है वो 2,75,000 किलो कोल, और कैसा कोल होगा वो, दैट इज द एंथ्रासाइड कोल के बराबर होगा। तो आप देखेंगे 1 kg यूरेनियम को ट्रांसपोर्ट करो और 2,75,000 किलो
कोल को आप ट्रांसपोर्ट करो, किसकी कॉस्ट ज्यादा है? 1 kg यूरेनियम आप जनरली क्या कर सकते हैं, काफी कम कॉस्ट में जो है क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन 2,75,000 किलोग्राम कोयले को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। अगर मैं बात करूंगा जैसे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करनी, हेलो, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करनी है, मतलब एक, हेलो, 1 किलो मेरे पास यूरेनियम है, ये कितने कोयले के बराबर होता है? 2,75,000 कोयले के बराबर। मैं दोनों को जलाना चाहता हूं, तो 1 किलो यूरेनियम और 2,75,000 यूरेनियम, दोनों में मैं पहले फ्यूल की कॉस्ट को कंपेयर कर रहा हूं। फ्यूल की कॉस्ट में हो सकता है यूरेनियम थोड़ा बहुत महंगा पड़ जाए, यूरेनियम थोड़ा सा महंगा पड़ जाए। अब यूरेनियम को हम ट्रांसपोर्ट भी तो करेंगे, फ्यूल की कॉस्ट में फ्यूल की कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। 1 kg यूरेनियम को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत कम खर्चा आएगा, लेकिन 2,75,000 किलोग्राम कोयले को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। तो ओवरऑल अगर मैं फ्यूल की कॉस्ट की बात करूं तो इसमें जो है थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल की कॉस्ट ज्यादा होती है और आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल की कॉस्ट कम होती है। अगर मैं बिना ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करूं, देखो 1 kg जो यूरेनियम होगा, 1 kg जो यूरेनियम होगा, 1 kg यूरेनियम इक्विवेलेंट होता है 2,75,000 की जो केजी कोल के। और ये कौन सा कोयला होगा बेटा? गुड क्वालिटी का कोयला, दैट इज ए हाई ग्रेड कोल, दैट इज मतलब एंथ्रासाइड कोल। एंथ्रासाइड कोल के बराबर होगा। चलो मैं दोनों को खरीदने गया, मान के चलो मैं खरीदने गया, 1 kg यूरेनियम खरीदा मैंने, जितनी एनर्जी ये देगा उतनी एनर्जी ये देगा, दोनों से बराबर, दोनों में बराबर फ्यूल जला रहा हूं। 1 kg यूरेनियम खरीदा, 2,75,000 कोल खरीदा। मान लो यूरेनियम की कॉस्ट थोड़ी सी महंगी पड़ गई, ठीक है, क्योंकि बहुत कम पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है, तो 1 kg यूरेनियम आपको थोड़ा सा महंगा मिला और 2,75,000 किलोग्राम कोयले की कॉस्ट कम हो। लेकिन अब इसको ट्रांसपोर्ट तो करोगे ना, पावर प्लांट तक लाओगे, इसको भी ट्रांसपोर्ट करोगे, तब 1 किलो यूरेनियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको सील ट्रक चाहिए होगा, जिससे कि अल्फा बीटा गामा रेडिएशन है, नहीं तो एक ट्रक की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ट्रक में काम हो जाएगा क्या? बहुत ज्यादा ट्रक की जरूरत, रेलगाड़ी की हो सकता है जरूरत पड़ जाए आपको, ठीक है। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जब मैं ओवरऑल फ्यूल की कॉस्ट निकालूंगा, ओवरऑल फ्यूल की कॉस्ट होगी, फ्यूल की कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, वो महंगी पड़ेगी और ये आपको सस्ती पड़ेगी। तो यहाँ पर बोला जाता है कि आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट क्या होती है? कम होती है, और इसकी आपकी रनिंग कॉस्ट थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, क्या मैं लिखने जा रहा हूं? रनिंग कॉस्ट के बारे में मैं एक पूरा चार्ट ही बना देता हूं। सबसे ज्यादा, हेलो, सबसे ज्यादा रनिंग कॉस्ट किसकी है? हेलो, सबसे ज्यादा रनिंग कॉस्ट बताओ मुझे। सबसे ज्यादा रनिंग कॉस्ट पड़ेगी आपकी डीजल पावर प्लांट की। किसकी पड़ेगी? हाईएस्ट होगी। फिर उसके बाद गैस की पड़ेगी, हाइयर होगी। फिर उसके बाद थर्मल की होगी। उसके बाद आपके दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट पे होगी। और आपके बेटा जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसकी रनिंग कॉस्ट नहीं होगी। दिस इज द सिनेरियो। नील बोल दीजिए या फिर लोएस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इसमें फ्यूल की कॉस्ट नहीं होगी। हेलो, इसमें फ्यूल की कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन मेंटेनेंस मेंटेनेंस की तो कॉस्ट होगी। तो नील न लिख के आप उसको लोएस्ट कर दीजिए, नील न लग के इसको लोएस्ट कर दीजिए, इसको लोएस्ट कर दीजिए, नील ना करिए। तो फ्यूल तो फ्री है, लेकिन आपका जो है मेंटेनेंस और आपको सैलरी तो देनी पड़ेगी। दिस इज द रनिंग कॉस्ट का चार्ट है।
चलो, ये भी हो गया। नेक्स्ट पैरामीटर कंपेयर करते हैं, स्टार्टिंग टाइम के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम। नेक्स्ट फैक्टर इज स्टार्टिंग टाइम। चौथे के बाद है पांचवा, कंपेयर कर रहे हैं स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम कंपेयर कर रहे हैं। ये बताओ, जो आपके पास न्यू दैट इज गैस पावर प्लांट का एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डीजल पावर प्लांट। चलिए, स्टार्टिंग टाइम कंपेयर कर लेते हैं। आप देखेंगे, मैंने बताया था कि जो गैस पावर, जो थर्मल पावर प्लांट होता है, उसमें पहले कोल को हैंड, भैया देखो इनिशियल कॉस्ट में यहां पर अगर मैं बात करूं, लो ही बोला जाता है, लेकिन आप देखेंगे इसमें जो मेन कॉस्ट स्टार्टिंग होती है वो आपकी डीजल इंजन की होती है, और यहाँ पर आपके पास तीन चार कंपोनेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर इनिशियल कॉस्ट की बात की जाए तो गैस की कॉस्टिंग थोड़ी सी इनिशियली ज्यादा पड़ेगी एज कंपेयर टू योर डीजल पावर प्लांट। ठीक है, तो आपका इसको आप बोल सकते हैं लो और इसको बोल सकते हैं लोएस्ट। ठीक है, ये हाईएस्ट होता है, ये हाइयर होता है हाई, फिर ये लो और इसको लोएस्ट। सबसे कम डीजल पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्टिंग पड़ती है, क्योंकि मेन कॉस्ट जो होती है वो आपके डीजल इंजन की ही होती है। ठीक है, और किसी की कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ जनरेटर लगाएंगे, यहाँ जनरेटर लगाएंगे, यहाँ आपको टरबाइन लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है कंबशन चैम्बर यूज करना पड़ेगा, उसके बाद कंप्रेसर यूज करना पड़ेगा, कूलर यूज करना पड़ेगा, रीजनरेटर यूज करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरकूलिंग मेथड यूज करते हैं और रीहीटिंग यूज करते हैं। तो इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी इनिशियली और इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम पड़ेगी। ठीक है, चलो स्टार्टिंग टाइम के बारे में बात करेंगे। तो जो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट में पहले कोल को हैंडलिंग करेंगे, ठीक है, उसको पल्वराइज करेंगे छोटे छोटे, फिर भट्टी भेजेंगे, कंबशन होगा, टेम्परेचर जनरेट होगा आपका 1500-1600 डिग्री, फिर स्टीम प्रोड्यूस होगी, फिर उसके बाद टरबाइन रोटेट करेगी। तो लगभग 5 से 6 घंटे आपको टाइम लग जाता है यहाँ पर, 5 से 6 घंटे का स्टार्टिंग टाइम होता है। ठीक है, वहीं अगर मैं डीजल पावर प्लांट की बात करूं तो 1 से 1 मिनट से कम टाइम पे ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। गैस पावर प्लांट को 2 से 3 मिनट लगता है। ठीक है, अब यहां पर आप बात करेंगे दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट, और दैट इज नथिंग बट द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्शन कराएंगे, हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर आपका मेंटेन होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगी, स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद फिर आपका टरबाइन रोटेट के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है रिजर्वायर से आपके गेट को ओपनिंग करेंगे, वहां से वाटर आएगा, वाटर आने के बाद टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो जनरली आपका सबसे कम जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो डीजल का होता है, फिर 2 से 4 मिनट के आसपास आपका गैस का होता है, लगभग 5 मिनट के आसपास हाइड्रो का होता है, लगभग आपका जो है दैट इज 30 से 40 मिनट में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट हो जाता है, और 5 से 6 घंटे में आपका कौन सा प्लांट स्टार्ट होता है, दैट इज थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो टाइमिंग के बारे में भी आप बता सकते हैं, दैट इज यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है उसका स्टार्टिंग टाइम होता है 5 to 5 आवर्स से लेके 6 आवर। उसके बाद आप देखेंगे जो आपके पास लगभग हाइड्रो पावर प्लांट को मैक्सिमम 4 से 5 मिनट का लगता है, 4 मिनट से लेके 5 मिनट के अंदर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर देता है। 30 मिनट से लेके 40 मिनट के आसपास न्यूक्लियर पावर प्लांट को टाइम लगता है। 2 से
4 मिनट के आसपास गैस को लगता है और लेस देन 1 मिनट का स्टार्टिंग टाइम होता है आपके, दैट इज डीजल पावर प्लांट का। नेक्स्ट, लाइफ टाइम के बारे में बात करते हैं। किस प्लांट की लाइफ कितनी होती है? लाइफ टाइम के बारे में बात करते हैं। किस पावर प्लांट की लाइफ कितनी होती है? तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो लगभग आपकी जो है 30 से 40 साल होती है। मतलब एक बार बॉयलर बना दिया या फिर पाइप डाल दिए तो 30 से 40 साल तक बोलने की जरूरत नहीं है। हाइड्रो पावर प्लांट में डैम बनाते हैं, डैम इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, उसकी कॉस्ट 100 साल से ज्यादा होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी आप देखेंगे कि स्टील के पाइप वाइप ही होते हैं, ठीक है, तो इसकी भी जो आपकी जो लाइफ टाइम होती है 30 से 40 साल होती है। दैट इज गैस पावर प्लांट 15 से 20 साल इसकी लाइफ टाइम होती है, और जनरेटर जो होता है या फिर डीजल पावर प्लांट लगभग 15 साल के आसपास उसकी लाइफ होती है। या लाइफ टाइम लिख लेते हैं, दैट इज 30 ईयर से लेके 40 ईयर लाइफ टाइम होती है थर्मल पावर प्लांट की। डैम या फिर हाइड्रो पावर प्लांट मोर देन 100 ईयर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये आपका जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी 30 से 40 साल इसकी लाइफ होती है। उसके बाद मेंटेनेंस कराना पड़ता है। गैस पावर प्लांट जो होते हैं वो 15 से 20 साल तक की लाइफ होती है, और लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस इज नथिंग बट, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15 ईयर्स। लगभग 15 साल आपके डीजल पावर प्लांट की, या फिर आप देखिए गाड़ी में डीजल पावर प्लांट या फिर गाड़ी वाड़ी की जो कॉस्ट होती है वो 15 साल के आसपास ही होती है। स्पेस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। स्पेस रिक्वायरमेंट, जगह की जरूरत की बात करें। स्पेस रिक्वायरमेंट, सबसे ज्यादा एरिया किसका रिक्वायर्ड होगा? बताओ भाई, सबसे ज्यादा किसको एरिया का रिक्वायरमेंट होगा? हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट को सबसे ज्यादा एरिया का रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद अगर बात किया जाए, हेलो, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में चैम्बर होता है लेकिन इसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं, इकोमनाइजर, उसके बाद आपके पास सुपर हीटर, सुपर हीटर के बाद एलपीएच, एचपीएच, ठीक है, थर्मल को, थर्मल के बाद न्यूक्लियर को, और फिर उसके बाद गैस को सबसे कम एरिया का रिक्वायरमेंट होता है डीजल को। तो सबसे ज्यादा एरिया का रिक्वायरमेंट होगा किसको? दैट इज हाइड्रो को, हाइड्रो के बाद दैट इज थर्मल पावर प्लांट को, फिर न्यूक्लियर को, फिर गैस को, और सबसे कम एरिया का रिक्वायरमेंट होगा डीजल पावर प्लांट को। चलिए 8वें नंबर पे बात करते हैं, लोकेशन, कौन कहां पर सिचुएटेड होता है? लोकेशन, ठीक है, कौन कहां पर सिचुएटेड होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो हिल स्टेशन पे आपके क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन में क्या होता है, एक तो वाटर का
अवेलेबिलिटी या फिर फ्लो अच्छा होता है। दूसरा, वहां पर दो साइड से पहाड़ आता है और एक साइड से आपको दीवार या फिर डैम बनाना होता है, तो नेचुरल आपको जो है डैम बनाने के लिए जगह मिल जाती है। तो सबसे दूरी पे पहाड़ियों पे होता है हाइड्रो पावर प्लांट। सेफ्टी पर्पज की वजह से जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो भी लोड सेंटर की दूर से बनाए जाते हैं, दूर पे बनाए जाते हैं। थर्मल पावर प्लांट में लिखाया था कि बदरपुर में आपका जो है थर्मल पावर प्लांट है, मतलब लोड सेंटर के पास आपका थर्मल पावर प्लांट बनाया जा सकता है। गैस और डीजल, डीजल तो आप देखेंगे शॉपिंग मॉल ये सब जगह यूज करते हैं, और गैस पावर प्लांट भी आपका लोड सेंटर के पास ही आपका बनाया जाता है। गैस पावर प्लांट आपको कई जगह दिख जाएंगे शहर के अंदर। ठीक है, तो लोकेशन की बात की जाए कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसका एरिया का रिक्वायरमेंट कम होता है, तो ये जगह आपको शहर के अंदर भी मिल जाती है। तो जनरली आप इसको शहर के अंदर या फिर बना सकते हैं, या फिर ये आप बोल सकते हैं लोड सेंटर के नजदीक होता है, नियर टू लोड सेंटर। ठीक है, नियर टू लोड सेंटर होता है। और जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है हिल स्टेशन पे बनाए जाते हैं, लोड सेंटर से काफी दूरी पे होता है, फॉर अवे। फॉर अवे, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम द लोड सेंटर। दैट इज कहां पर होते हैं ये, फॉर अवे का मतलब हिल स्टेशन में। हिली एरियाज में ये पाए जाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग या फिर सेफ्टी पर्पज से जो है दूर बनाए जाते हैं, फॉर अवे होते हैं ये, फॉर अवे फ्रॉम द लोड सेंटर। किस वजह से, सेफ्टी पर्पज से, ड्यू टू सेफ्टी पर्पज। क्योंकि अगर ब्लास्ट हो गया तो फिर आप देखेंगे, या फिर आपका चेन रिएक्शन अगर अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो गई, कंट्रोल रॉड से कंट्रोल नहीं किया, तो ब्लास्ट हो जाएगा, एटम बम बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से कौन ज्यादा दूरी पे होगा, हाइड्रो और न्यूक्लियर में? कौन ज्यादा दूरी पे होगा हाइड्रो और न्यूक्लियर में लोड सेंटर से? हाइड्रो। हाइड्रो पहाड़ी पे बनाया जाएगा, ये शहर के दूर बनाया जाएगा। ठीक है, पहाड़ी तो भैया शहर के बहुत दूर होती है, हाइड्रो की लोकेशन ज्यादा दूर होती है, इसकी लोकेशन थोड़ी सी कम दूर होती है। और गैस और हाइड्रो तो आपको नजदीक में ही मिल जाएंगे, नियर टू लोड सेंटर, क्योंकि एरिया का रिक्वायरमेंट कम। हेलो, इसमें क्या चार पांच तो कंपोनेंट लगने, एरिया का रिक्वायरमेंट तो शहर के अंदर जमीन मिल जाएगी। और आप देखेंगे जो डीजल पावर प्लांट है वो तो हॉस्पिटल एयरपोर्ट यहाँ सब जगह मिल जाए, तो दिस इज आल्सो नियर टू लोड सेंटर। एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। चलो एप्लीकेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन 9वें नंबर पे, एप्लीकेशन किस तरह से यूज करते हैं, बेस लोड की पीक लोड, पढ़ा चुका हूं ये। हाइड दैट इज थर्मल पावर प्लांट को कैसे यूज करते हैं? हेलो, थर्मल पावर प्लांट को एज ए बेस लोड प्लांट यूज करते हैं। यूज्ड ओनली एज बेस लोड प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में कई सारे प्लांट होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट जैसे डैम बेस्ड हाइड्रो पावर प्लांट वो हमेशा बेस लोड प्लांट की तरह वर्क करेंगे। जो आपके पास रन ऑफ रिवर प्लांट होता है वो भी बेस लोड प्लांट की तरह, लेकिन पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट पीक लोड प्लांट, तो ये आपका जो है हाइड्रो पावर प्लांट आपके बेस लोड प्लांट की तरह यूज होते हैं और आपका पीक लोड प्लांट की तरह, दोनों की तरह यूज होते हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट यूज्ड एज ए बेस लोड प्लांट as well as
पीक लोड प्लांट। दोनों प्लांट की तरह इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट को बेस लोड प्लांट की तरह यूज करते हैं, यूज्ड एज ए बेस लोड प्लांट ओनली। गैस पावर प्लांट को पीक लोड प्लांट की तरह यूज करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम कम होता है। यूज्ड एज ए पीक लोड प्लांट ओनली। और डीजल पावर प्लांट को भी यूज्ड एज ए पीक लोड प्लांट ओनली। चलो नेक्स्ट, दसवें नंबर के बारे में बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन लाइन कॉस्ट। ट्रांसमिशन लाइन लॉस, किसमें ट्रांसमिशन लाइन में लॉस ज्यादा होगा? जिसमें ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ से ज्यादा होगा इसमें लॉस ज्यादा होगा। ट्रांसमिशन लाइन लॉस। आप देखेंगे थर्मल पावर प्लांट लोड सेंटर के पास होते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कम होती है, तो यहाँ पर लॉस कम होगा। इसकी लेंथ, इसकी बेटा डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन का लॉस इसमें होगा, फिर उसके बाद इसमें होगा, फिर न्यू। अच्छा ये बताओ, ये तो बिल्कुल नजदीक होते हैं और ये थोड़ा सा दूर होगा। अरे भैया, इसके कंपैरिजन में इसको ज्यादा एरिया चाहिए, तो ये थोड़ा शहर के बाहर होगा, ये दोनों शहर में होंगे, ये तो बिल्कुल नजदीक होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट में सबसे दूरी पे होगा हाइड्रो पावर प्लांट, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा हाइड्रो पावर प्लांट, तो उसमें ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो लॉस भी उसमें सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट लॉस होता है। उसके बाद कौन दूर होगा? हाइड्रो के बाद फिर आपका न्यूक्लियर होता है, सेफ्टी पर्पज से, तो इसमें हाइयर होगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे, अगर मैं डीजल, गैस और आपका थर्मल पावर प्लांट में कंपेयर करूं, तो आपके थर्मल पावर प्लांट को ज्यादा एरिया का रिक्वायरमेंट होगा, तो उसकी और लोड डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो फिर उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन का लॉस उसमें ज्यादा होगा। और इन दोनों में लगभग बराबर ही होता है, गैस और डीजल में ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज कम होता है, बगल में होते हैं पीक लोड प्लांट, अगल बगल लोड सेंटर के लगे होते हैं। स्ट्रिक्टली बात की जाए तो इसमें सबसे कम होगा और इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, अगर लिखना चाहे। अब इतना टेस्ट में नहीं पूछेगा, एग्जामिनेशन पूछे तो भी आप बता दीजिएगा, सबसे कम आपका ट्रांसमिशन लाइन में लॉस होता है डीजल पावर प्लांट। नेक्स्ट, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कंपेयर करते हैं, जितने भी पैरामीटर हो सकते हैं सभी मैं लिखा रहा हूं। फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये बताओ इनमें से सबसे ज्यादा फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसकी होगी, ये बताओ। मान लो मुझे इसमें सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करनी है। हेलो, यहां पर देखो, तीन में पहले कंपेयर करते हैं, एक तो थर्मल हो गया, एक गैस हो गया, फिर डीजल हो गया। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करनी है, सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करनी है, तो कोयला ज्यादा लगेगा कि गैस ज्यादा लगेगी कि डीजल? हेलो, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, सेम क्वांटिटी ले रहे हैं। तो आप देखेंगे फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देख रहे हैं, सेफ्टी भी देखना पड़ेगा। तो ये बताओ, अगर मैंने मान लो जो है मैं 200
जूल हीट जनरेट करना चाहते हो तो कितना फ्यूल चाहिए होगा? कोयला, गैस और डीजल में तो आप देखें कोयला ज्यादा चाहिए होगा, ज्यादा कोयला जलाएंगे तब उतनी हीट मिलेगी। लेकिन आप देखें गैस और डीजल में कम ही गैस और कम डीजल जलाने पर उतनी हीट एनर्जी मिल जाएगी, तो ये ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जो जिस जिस फ्यूल की ज्यादा जरूरत, आप देखेंगे सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करनी है, सेम अमाउंट ऑफ द हीट, तो आप जैसे मान लीजिए चाय बनाते हैं, गैस में चाय बनाइए, गैस में चाय बनाइए, चूल्हे में चाय बनाइए, किसमें ईंधन ज्यादा लगेगा? चूल्हे में ज्यादा ईंधन लगेगा। जिसमें ज्यादा ईंधन लगेगा वहां पर उसको ट्रांसपोर्टेशन करने की कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जो कॉस्ट होती है फ्यूल की, दैट इज नथिंग बट द, किसमें होती है आपकी? दैट इज नथिंग बट द आपका थर्मल पावर प्लांट में। अब बात करते हैं गैस और डीजल में किसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगी? ये बताओ, गैस और डीजल में डेंजरस कौन होता है? दो, इसको भी देखो, ट्रक से हम भेजेंगे या फिर आपका जो है ट्रेन से भेजेंगे? यहाँ गैस और डीजल को भी ट्रेन या फिर ट्रक से भेजेंगे। ये बताओ गैस और डीजल में ज्यादा डेंजरस कौन है? गैस है। तो यहां पर मान लो ट्रक से ही भेज रहे हैं, ठीक है, तो गैस में जो ट्रक यूज करेंगे, गैस को ले जाने के लिए आपको ज्यादा एयर टाइट वाला आपको जो है ट्रक लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कहीं से लीक हो गई तो आपका जो है क्या होता है, फायर को कैचअप कर सकता है। लेकिन मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल में केवल लीकेज को रोकना है, ऐसा कोई नहीं है कि आपका जो है कहीं से भी जो है लीक कर जाएगा, तो इसमें केवल लीकेज को रोकना है। और इसमें गैस के लिए आपको एयर टाइट वाला जो है ट्रक चाहिए होगा। तो अगर मैं इसमें बात करूंगा तो इसमें ट्रक जो ले जाएंगे वो कॉस्टली ट्रक होंगे। अगर कॉस्टली ट्रक होंगे तो किराया भी ज्यादा लेंगे, तो फ्यूल को ले जाने की कॉस्ट ज्यादा आएगी और इसमें कम आएगी। तो सबसे ज्यादा फ्यूल की कॉस्ट आती है किसमें? न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसके बाद गैस पावर प्लांट में, और फिर हाइड्रो पावर प्लांट में। और आपको मैंने अभी बताया था कि फ्यूल में ट्रांसपोर्टेशन में यूरेनियम, यूरेनियम की अपेक्षा आपका जो है यूरेनियम 1 kg है, यहाँ पर ज्यादा कास्ट आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 kg यूरेनियम को ले जाने पर कॉस्ट क्या होगी? कम होगी, और यहाँ पर ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, और सबसे कम कॉस्टिंग फ्यूल की, यहाँ तो फ्यूल वाटर है, फ्री में मिल जाएगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा जो फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, सेम अमाउंट ऑफ द हीट जनरेट करें, सबसे ज्यादा कोयला, डीजल, गैस, और दैट इज आपका कोयले में सबसे ज्यादा कोयला लगेगा सेम अमाउंट के लिए, तो सबसे ज्यादा कोयला लगेगा, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाईएस्ट होगी। फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है थर्मल पावर प्लांट में, हाईएस्ट। उसके बाद फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस में आती है? गैस में, और फिर उसके बाद डीजल में, फिर उसके बाद न्यूक्लियर में, और बेटा हाइड्रो पावर प्लांट में तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्यूल की कम होती है, फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नील होती है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ये समझ में आया ना जो मैंने बोला है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे सेफ प्लांट कौन सा होगा? सेफ्टी, मैं आपको समझा के बता रहा हूं जिससे कि आप कंपैरिजन चार्ट याद कर सकें, बट याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन इसलिए मैं आपको समझा के बता रहा हूं हर एक पॉइंट कि आप याद कर पाए। नहीं तो लिखाने को तो मैं भी लिखा देता, इतनी देर में तो लिखा के खत्म हो जाता। सेफ्टी की बात की जाए, सेफ्टी, इन सब में सबसे सेफ प्लांट कौन सा होगा? सबसे सेफ जिसमें कोई दिक्कतें नहीं है, हाइड्रो होगा, उसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। हाइड्रो सबसे सेफ प्लांट होने वाला है। और सबसे डेंजर में आपका देखिए, डेंजर में कौन कौन आएंगे? एक तो आपका आएगा न्यूक्लियर, और एक आपका डेंजर में आएगा गैस। गैस भी लीक हो गई तो भी दिक्कत होने वाली है। तो सबसे सेफ अगर मैं देखूंगा तो हाइड्रो होगा, और सबसे कम सेफ कौन सा होगा? न्यूक्लियर, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वाले में कहीं से भी न्यूक्लियर रेज निकल गई या फिर आपका कोई भी चेन रिएक्शन में कंट्रोलिंग में दिक्कत होने वाली है, ठीक है। उसके बाद गैस वाले में सेफ्टी आपकी कम होगी। डीजल और दैट इज नथिंग बट द थर्मल, ठीक है। डीजल और थर्मल में कौन ज्यादा डेंजरस होगा? एक होता है कि इंजन में चलाओ, एक होता है कि कोयले में चलाओ, कौन ज्यादा सेफ होगा? कोयले वाला कि डीजल वाला? कौन ज्यादा सेफ होगा भाई?
कोयले वाला, ठीक है। कोयले वाले में कोई दिक्कत नहीं, कोयला बस उड़ते रहो। डीजल में तो थोड़ा नाप तोल के डालना पड़ेगा, उधर उधर डल गया तो आग लगने का खतरा ज्यादा है। तो अगर बात करेंगे सबसे कम सेफ्टी वाला जो है, लीस्ट सेफ, लीस्ट सबसे कम सेफ है आपका न्यूक्लियर, लीस्ट सेफ। फिर इसके बाद और कम सेफ कौन, सबसे कम सेफ है न्यूक्लियर, उसके बाद है गैस, लेस सेफ। अब डीजल और थर्मल में, हेलो, डीजल आपका कम सेफ है तो ये केवल सेफ है, डीजल के मुकाबले थर्मल वाला ज्यादा सेफ है तो ये मोर सेफ है। और सबसे सेफ कौन सा है, दैट इज हाइड्रो। समझ गए ना। सबसे कम सेफ है न्यूक्लियर, उसके बाद गैस, गैस के बाद डीजल, डीजल के बाद थर्मल, और थर्मल के बाद सबसे सेफ है आपका हाइड्रो। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग की बात करें, कौन सा प्लांट कितने % पावर को शेयर करता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। पावर शेयरिंग, हाइड्रो पावर प्लांट टोटल कैपेसिटी का कितना % पावर शेयर करता है बताओ, सब लिखा चुका हूं। हाइड्रो पावर प्लांट आपकी टोटल कैपेसिटी का कितना % पावर शेयर करता है। हाँ, ये है 55.5%। आपका हाइड्रो पावर प्लांट लगभग कितना % पावर शेयर करता है बताओ। हाइड्रो पावर प्लांट लगभग 12 से 13% है ना। कितना लिखा है तो मैंने, 13.6 की 12.6, 13.6। न्यूक्लियर पावर प्लांट 1.8% टोटल कैपेसिटी का। गैस पावर प्लांट 6.7%। और डीजल पावर प्लांट टोटल कैपेसिटी का, डीजल पावर प्लांट टोटल कैपेसिटी का 0.1%। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज पावर अवेलेबिलिटी। किस प्लांट द्वारा पावर अवेलेबिलिटी कब तक होगी। पावर अवेलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो थर्मल पावर प्लांट है, कोयला आपके पास केवल लिमिटेड टाइम तक ही अवेलेबल है, 50 से 60 साल तक, या फिर आप दो बोल सकते हैं कि दैट इज 100 साल तक कोयला अवेलेबल है, तो 100 साल तक आपका जो है थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक थर्मल पावर प्लांट पावर दे सकता है। हाइड्रो पावर प्लांट, पानी तो हमेशा है, कभी खत्म नहीं होने वाला, तो ये आपका अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक पावर को जनरेट कर सकता है। यूरेनियम, यूरेनियम भी आपका निश्चित मात्रा में, तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी पावर जनरेट कर सकते हैं। गैस, दैट इज नेचुरल गैस, भी आपका लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही पावर जनरेट कर सकते हो, कुछ टाइम के बाद आपका नेचुरल गैस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। डीजल भी कुछ टाइम 50 से 60 साल बाद खत्म हो जाएगा, तो लिख रहा हूं यहाँ पर। दैट इज थर्मल पावर प्लांट जो पावर अवेलेबल कर पाएगा वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही पावर जनरेट कर पाएगा। आपके पास केवल और केवल जो है 100 साल तक को कोई लेवल है, 100 साल तक ही पावर दे पाएगा। वाटर तो हमेशा कभी खत्म नहीं हुआ, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक आप हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। न्यूक्लियर से भी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक पावर जनरेट कर सकते हैं। गैस वाले से भी लिमिटेड
और फिर उसके बाद डीजल वाले से भी लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही पावर को जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन, कौन सा पावर प्लांट पोल्यूशन को क्रिएट करता है, कौन पोल्यूशन को क्रिएट नहीं करता? तो आप देखेंगे आपका जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से पोल्यूशन होता है, अरे थर्मल पावर प्लांट से पोल्यूशन होता है, बिल्कुल होता है, काफी पोल्यूशन होता है। हाइड्रो पावर प्लांट से उतना पोल्यूशन नहीं होता, क्लीन एंड नीट प्लांट होते हैं, वाटर है, वाटर से कोई धुआं हुआ नहीं निकलता है, पावर जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर भी पोल्यूट करता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलते हैं, तो ये भी आपके एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है। ठीक है, डीजल पावर प्लांट से भी आपकी जो है नेचुरल गैस है, ग्रीन हाउस गैस से निकलती है, वो भी पोल्यूट करता है। और डीजल पावर प्लांट भी आपके एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है, मोर पोल्यूशन होता है, सब में मोर होता है। तो यही पूछा जा सकता है सबसे कम किस में होता है, वो आप हाइड्रो पावर प्लांट लगाएंगे, क्योंकि इसमें आप पोल्यूशन को कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि इसमें ज्यादा होता है इसमें कम होता है, सब में अच्छा खासा पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट 16वें नंबर पे बात करते हैं स्किल्ड वर्कर। इसमें ज्यादा स्किल्ड वर्कर चाहिए, इसमें कम स्किल्ड वर्कर चाहिए। सबसे ज्यादा डेंजरस प्लांट है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसमें सबसे स्किल्ड वर्कर चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कौन कम डेंजरस है, गैस वाला, तो उसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर में, फिर गैस में, फिर डीजल में, फिर आपका दैट इज नथिंग बट दैट इज थर्मल पावर प्लांट में सबसे कम स्किल्ड वर्कर आपको चाहिए, दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट में। सेफ्टी के हिसाब से स्किल्ड वर्कर के बारे में बात करते हैं, जो ज्यादा सेफ होगा उसमें कम पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर चाहिए आपको न्यूक्लियर में, मोस्ट, मोस्ट वर्ड लिखा है, मोस्ट स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड। फिर गैस वाले में मोर के, मोस्ट के बाद मोर स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद डीजल वाला होता है, तो इसमें भी आपका जो है स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें लेस स्किल्ड। और हाइड्रो में दैट इज लीस्ट, सबसे कम, केवल यहां पर देखते रहना बस, लीस्ट स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड। 17वें पे बात करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो आप देखेंगे जो सबसे नजदीक होगा उसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम होगी, जो सबसे दूर होगा उसमें सबसे ज्यादा होगी। सबसे दूर कौन होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, तो उसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद न्यूक्लियर होता है, तो इसमें हाइयर होगी। फिर होता है थर्मल, तो इसमें हाई होगी।
और बेटा इन दोनों में लोएस्ट होगी, लो एंड दैट इज लोएस्ट। इन दोनों में कम होगी क्योंकि ये बगल में होते हैं डीजल और गैस, तो लोएस्ट लोएस्ट कर दिया। पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन की कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, एनर्जी पर यूनिट कॉस्ट। एनर्जी पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा, पर यूनिट एनर्जी की कॉस्ट में इनिशियल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, ट्रांसमिशन कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, दुनिया भर की सारी चीज कॉस्ट मिला के निकाली जाती है। तो सबसे कम जो है, जो कॉस्टिंग पड़ती है वो हाइड्रो में पड़ती है, बिकॉज फ्यूल की कॉस्ट इसमें बिल्कुल कम होती है। बाकी इनिशियल कॉस्ट तो एक बार ही लगेगी, ठीक है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होगी। तो सबसे कम जो है पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट जो आती है, वो आती है बेटा, सबसे कम आती है हाइड्रो में, ठीक है। और बाकी सब में हाई होती है। बाकी सबको कंपेयर नहीं कर सकते सब में पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट, क्योंकि इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, सेम आउटपुट के लिए कंपेयर कर सकते हैं, तो मैंने सब में हाई लिख दिया, लाइक सबसे कम होती है हाइड्रो में पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्टिंग। ये 18 पैरामीटर है, इन 18 पैरामीटर से आपका कम से कम एक क्वेश्चन आपको आपके जो है प्लांट में देखने को मिलेगा। ये जो कंपैरिजन चार्ट मैंने आपको बनवाया है, तो यहां से आपका पावर प्लांट का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, द एंड मैंने लिख दिया है। अब आपके जो भी एक्सेस पावर प्लांट है, वैसे तो आपको जो है देखेंगे इलाहाबाद में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, या फिर और कहीं और पावर प्लांट नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन मैं आपको नोट्स दे दूंगा। लाइफ टाइम आया था, तो लाइफ टाइम लिखा तो दिया भैया, ये देखो लाइफ टाइम लिखाया है, कहां पर है लाइफ टाइम, 6वें नंबर पे लाइफ टाइम बताया। हर एक एग्जामिनेशन में इस टेबल से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, समझा के मैंने टेबल आपको बताया है जिससे कि आप याद कर सकें, ठीक है। विंड और सोलर के मैं आपको नोट्स दे दूंगा और मैं उनको डिक्टेट कर दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। उसमें मैं कुछ लिखाने नहीं वाला हूं, मैं आपको नोट शेयर करूंगा, लेकिन पहले रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन के हिसाब से जितना प्लांट आता है उतना प्लांट मैंने आपको करा दिया, और एक्सेस से ज्यादा करा दिया। अब आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो आपकी गलती कि आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। आप अपने बुकों से क्वेश्चन लगाएं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। इवनिंग में भी मैं क्लास लूंगा आपकी मशीन की जो है, ठीक है। अब आपका ट्रांसमिशन और मशीन दो ही चीजें चलेंगी, कोशिश रहेगी पहले आपका जो है मशीन और ट्रांसमिशन दोनों कंप्लीट करा दूं। अब संडे को मैं आपका लिया करूंगा दैट इज आपका, दैट इज यूटिलाइजेशन, उसको भी कंप्लीट कराने को एग्जामिनेशन में पूछता है जो है। चलिए रीड कर दें एक बार, क्या रीड कर दें भाई। बिल्कुल एमपी में आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमपी में थोड़ा सा स्टेट कोटा होता है, लेकिन आपके लिए अदर स्टेट के लिए वैकेंसी होगी। ट्रांसमिशन में पहले आपका स्टार्ट करेंगे दैट इज द सप्लाई सिस्टम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि सप्लाई सिस्टम से क्वेश्चन आया था। सप्लाई सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टेंस कैपेसिटेंस निकालना। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस निकालने के बाद अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल होने के बाद आपका जो है दैट इज एचवीडीसी, टैरिफ, और सबसे लास्ट में आपको फॉल्ट एनालिसिस आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है।
सबसे ऊपर वाला पॉइंट दिखा दीजिए। एसजीपी उसके बाद देखेंगे, एसजीपी में सर्किट ब्रेकर हो गया है, ठीक है, और रिले में आपको पढ़ा दूंगा जो नहीं हुआ है। ये है सबसे ऊपर। अच्छा, पोल रह गया, ठीक है, पोल का स्ट्रक्चर जो है रह गया है, पोल आपको पढ़ाना। पोल में कुछ नहीं, थ्योरी है कि इतना मीटर होता है, इतना वाइड होता है, सीमेंटेड पोल होता है, वुड पोल होता है, लाइक समथिंग ये वे, तो उसमें लिखाने लिखाने वाला चीज है। चलो, थैंक यू वेरी मच।